सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है इस वीक की सेंटेंस ब्रेकिंग सेशन में। हर सैटरडे को इस सेशन को मैं लाता हूं और आप इसका पूरा वीक वेट भी करते हैं। मेरा नाम है अमन बहल, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूं एसएससी सीजीएल के थ्रू। इस सेशन में मैं आपको सिखाता हूं इंग्लिश कहां से शुरू हुई थी और कहां आके ख़त्म होती है। अब इसका मतलब क्या है, आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हों, हिंदी के स्टूडेंट हों, गुजराती के हों, पंजाबी के हों, बंगाली के हों, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इस टेक्निक को सीखने के बाद इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज साइंटिस्ट आप अप्रोच करते हैं, क्योंकि अब आपके लिए इंग्लिश मैथ्स के फॉर्मूला के जैसे चलती है। अपने कुछ सेंटेंस लेंगे इस सेशन में, सेंटेंसेस के हर सेंटेंस के हर वर्ड को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करके हर वर्ड से पूछेंगे कि तेरा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, फिर उससे पूछेंगे तेरा रोल क्या है सेंटेंस में, तू यहाँ पे क्यों पड़ा है। और जैसे ये जवाब दोनों चीज़ों का मिलेगा आपको पता लग जाएगा सेंटेंस में क्या एरर है। तो मैजिकल टेक्निक है, शुरू कर लेते हैं। अब सारे के सारे सेंटेंस मैंने उठाए हैं द हिंदू से, पुराने और नए दोनों टाइप के एडिटोरियल्स है ना। शुरू करेंगे इस सेंटेंस से जो कि लास्ट वीक मैंने आपको दिया था क्विज में। इस सेंटेंस को आपको ब्रेक करना था और इसमें से निकालनी थी एरर्स को। अभी मैं इसको ब्रेक करके आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट। करें द US administration is trying to put together a new peace process with other regional actors which would buy not only time for the Americans but also seek for a lasting settlement। कह रहे हैं अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, क्या कर रहा है भाई, ये ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है पुट टुगेदर करने की। पुट टुगेदर करने का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, और कैसे, जुगाड़ के जरिए एक एक हिस्सा उठा करके लाना और उस चीज़ को बनाना, तैयार करना है ना, छोटे छोटे पीस बाय पीस। तो अमेरिका का प्रशासन जुगाड़ने की कोशिश कर रहा है, पुट टुगेदर करने की कोशिश कर रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है एक नए पीस प्रोसेस को, एक नए शांति की प्रक्रिया को। और किसके साथ में? अनदर रीजनल एक्टर्स के साथ में। इस रीजन में जो दूसरे एक्टर्स हैं अमेरिका के अलावा, जो रशिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है, ऐसे रीजन के एक्टर्स के साथ में मिल करके कह रहा है अब ये जो चीज़ है ना ऊपर वाली, जो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है, ये ना केवल अमेरिकन को बाय करेगी, नॉट ओनली बाय टाइम, किसके लिए, अमेरिकन के लिए, बल्कि ये सीक फॉर करेगी, ये पाने की कोशिश करेगी एक लास्टिंग सेटलमेंट को, एक लंबी चलने वाली शांति वाली सेटलमेंट को। सेटलमेंट आप जानते हैं ना, चीज़ों का सुलझाना, सुलझ जाना कहलाता है सेटलमेंट। तो बाय टाइम का मतलब होता है समय को पाना, थोड़ा सा समय आपको और मिल जाना। तो अमेरिकन को इस पूरी प्रोसेस से थोड़ा समय भी मिलेगा और साथ ही अमेरिका ये जो प्रोसेस है एक सेटलमेंट को भी सीक फॉर करने वाली है। समझ गए? अब आ जाओ, इस सेंटेंस को फटाफट ब्रेक करेंगे ताकि हमें एरर्स पता लगे कहाँ कहाँ पे रखी हुई हैं। उससे पहले मैं ऐड करना चाहूँगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो Y8010 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। आ जाओ अब सेंटेंस को फटाफट ब्रेक करते हैं। सारे नाउन, प्रोनाउन और जीरेंड मिलेंगे आपको ग्रीन कलर में, देख रहे हो ना, ग्रीन कलर में। सारी कंजंक्शन मिलेंगी येलो कलर में, ऊपर देखते जाए। एडवर्ब्स मिलेंगे आपको पिंक कलर में और एडजेक्टिव मिलेंगे ब्लू कलर में, जैसे ब्लू कलर में एडजेक्टिव है। वर्ब्स मिलेंगी आपको रेड कलर में, सारी की सारी। अब देखो ये बहुत आसान है, ज़्यादा करना मुश्किल है नहीं। वर्ब आप जानते हो क्या होती है, एडवर्ब का भी मोटा मोटा आइडिया होता है लोगों को। कंजंक्शन, आपको अगर कंजंक्शन चैप्टर देखा है तो कंजंक्शन पता होंगी, है ना, ये सारी कंजंक्शन होती हैं। दिक्कत होती है नाउन और एडजेक्टिव में, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ, जिसके मेरा लगा सको वो नाउन होता है, जो उसके ना लगा सको वो एडजेक्टिव होता है। जैसे मेरा सेटलमेंट मतलब मेरा समझौता, तो मेरा समझौता तो एक बन गया ना पूरा मेरा सेटलमेंट, तो ये सेटलमेंट एक नाउन है। लेकिन मेरा न्यू, अब तेरा नया क्या, यहाँ लिखना पड़ेगा, मेरी नई गाड़ी, मेरा नया करियर, मेरा नया घर, है ना। तो नए के आगे कुछ जब तक लिखोगे नहीं ये तब तक कुछ बना नहीं पाएगा। तो इस वजह से ये न्यू है ना, ये मेरा लगा के सेट बैठ नहीं रहा, इसलिए ये एडजेक्टिव है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है नाउन और एडजेक्टिव के बीच के डिफरेंस का, बाकी सब ईजी है। अब 3 फटाफट मैं आपको रूल्स बता देता हूँ जो ज़रूरी हैं। पहला रूल है, हर सेंटेंस में आपको कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर मिलेगा, कम से कम एक मिलेगा, 5 भी मिल सकते हैं। दूसरा, जितने सब्जेक्ट्स हैं या तो उससे ज़्यादा या उतनी कम से कम वर्ब्स मिलेंगी। सब्जेक्ट से बराबर या सब्जेक्ट से ज़्यादा आपको वर्ब्स मिलेंगी। मान लो 5 सब्जेक्ट है ना, तो कम से कम 5 वर्ब्स तो होंगी
15 भी हो सकती हैं और 30 भी हो सकती हैं, ठीक है। रूल नंबर 3, हर प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ये प्रेपोजिशन विद और बाय एंड और, है ना, ये सबकी सब प्रेपोजिशन होती है फॉर। तो प्रेपोजिशन को आपको एक नाउन देना ही देना है, किसके तौर पे, इसके ऑब्जेक्ट के तौर पे। बस यही 3 रूल फॉलो करने हैं मोटे मोटे, इसी से अपना सेंटेंस ब्रेक होगा। आप देखते जाओ। देखो यूएस एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, कंट्री का नाम है। एडमिनिस्ट्रेशन एक नाउन है, एक कॉमन नाउन, पीछे एस लगा सकते हो, प्लूरल बना सकते हो, कॉमन नाउन। 2 नाउन अगर एक साथ मिल जाएं और उन दोनों का कंबाइंड एग्जिस्टेंस हो तो क्या कहलाते हैं वो, कंपाउंड नाउन। जैसे कि गोल्ड और साथ में मिल गया मेडल, जैसे कि स्पोर्ट्स और साथ में मिल गई कार। तो गोल्ड का अपना एग्जिस्टेंस है, मेडल का अपना एग्जिस्टेंस है, लेकिन दोनों मिल जाएंगे तो गोल्ड मेडल का अपना अलग ही एग्जिस्टेंस है ना। स्पोर्ट्स अलग चीज़ है, कार अलग चीज़ है, लेकिन दोनों मिल गए तो दोनों मिल करके स्पोर्ट्स कार नाम की अलग ही कार बना देंगे। तो अमेरिका अलग चीज़ है, यूएस प्रशासन अलग चीज़ है, लेकिन दोनों मिल गए तो अमेरिकी प्रशासन नाम का एक नाउन इन्होंने बना दिया। अब ये एक ही नाउन है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। इस नाउन को, इससे पहले कोई वर्ब नहीं दिखी आपको, इससे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं दिख रही, इसी को आप मानेंगे आपका सब्जेक्ट। सेंटेंस का वो वाला नाउन जो किसी वर्ब से या किसी प्रेपोजिशन से ना जुड़ा हो, वही सब्जेक्ट होता है। अगर आपने इसको पकड़ लिया, सब्जेक्ट बना दिया, तो रूल नंबर 1 आपका पूरा हो गया, सब्जेक्ट आपने ढूंढ लिया। अब बढ़ो आगे। सब्जेक्ट को रूल नंबर 2 के हिसाब से चाहिए एक वर्ब। एक सब्जेक्ट है तो एक वर्ब तो इसकी होगी। तो वर्ब है इसकी इज ट्राइंग। एडमिनिस्ट्रेशन सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर है, यहाँ पे आर हमने नहीं लगाया है ना, इज ट्राइंग। अब आगे बढ़ो, ये हो गया सब्जेक्ट और ये होगी उसकी वर्ब। अब देखो ट्राइंग के बाद में 2 प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है, इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। ये बना तो वर्ब से होता है, लेकिन कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करता है। ये क्या काम करता है, ये नाउन बन जाता है, ये एडजेक्टिव बन जाता है, ये एडवर्ब बन जाता है। इस केस में क्या बनेगा, ये ट्राई वर्ब से व्हाट का रिप्लाई कर रहा है। अमेरिका का प्रशासन क्या करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका का प्रशासन कर रहा है इस काम को करने की कोशिश, समझ गए ना। व्हाट का रिप्लाई कर रहा है वर्ब से, मेन वर्ब से, ये कहलाएगा एक नाउन इन्फिनेटिव, ठीक है, इन्फिनेटिव। अब देखो ये पुट टुगेदर एक फ्रेजल वर्ब है, इसमें टुगेदर एक एडवर्ब है और पुट एक वर्ब है। वर्ब प्लस एडवर्ब या वर्ब प्लस प्रेपोजिशन अगर साथ में मिल जाएं और उसका कुछ और ही मीनिंग निकले तो वो कहलाती है फ्रेजल वर्ब। जैसे लुक और अप। लुक का मतलब देखना, अप का मतलब ऊपर, लेकिन जैसे ही दोनों मिलते हैं ना, इसका मतलब पता क्या होता है, किसी चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ को सर्च करना। तो इसका लुक से कोई कनेक्शन नहीं है और अप से भी कोई कनेक्शन नहीं है, समझ रहे हो ना। इसीलिए लुकअप होती है एक फ्रेजल वर्ब। तो ये पुट टुगेदर होगी एक फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है जुगाड़ करना। अमेरिका का प्रशासन यही करने की तो कोशिश कर रहा है। तो ये पुट टुगेदर वाला पूरा इन्फिनेटिव जो है, ये है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। बिल्कुल धीमे धीमे चल रहा हूँ मैं, परेशान मत होना, बस समझते जाओ, है ना, कॉन्सेप्ट बनाओ अपने। अब देखो ये पुट टुगेदर है तो एक वर्ब ही। वर्ब की एक खासियत है, चाहे तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म में हो, टू के बाद में लग के, चाहे वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में वर्ब हो, चाहे मेन फॉर्म में हो, मेन फॉर्म में हो, अपने बाद में वो एक ऑब्जेक्ट ले सकती है। बस ऑब्जेक्ट को व्हाट से रिप्लाई करवाना है, व्हाट से या हुम से। तो यहाँ पे ये पुट टुगेदर क्या करना चाह रहे हैं भाई, ये करना चाह रहे हैं एक नई पीस की प्रोसेस को। पीस प्रोसेस एक कंपाउंड नाउन हो गया, जैसे आपने ऊपर इसको देखा था, है ना, ये कंपाउंड नाउन हो गया, और न्यू एक एडजेक्टिव हो गया, और ये जो पूरा नाउन है इस पुट टुगेदर इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है। समझ गए। कोई पूछे भाई क्या पुट टुगेदर कर रही है, क्या जुगाड़ रही है, एक पीस प्रोसेस को जुगाड़ रही है। तो ये पुट टुगेदर ने, पीस प्रोसेस ने पुट टुगेदर से अपना जो है ऑब्जेक्ट बना लिया। अब बढ़ो आगे, न्यू एडजेक्टिव है, इस पूरे कंपाउंड नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है एक्टर्स, ऐसे इसको अपने मिला देते हैं। एक्टर्स कौन से, रीजनल है, इस रीजन के हैं। ये एडजेक्टिव है रीजनल, रीजन से बना हुआ एडजेक्टिव है रीजनल। और अनदर भी एक एडजेक्टिव है, इस पे कॉन्सेप्ट अभी आगे आएगा, इसको एडजेक्टिव अभी मान लें, आगे समझाता हूँ कैसे है, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ लिखा हुआ विच, हु, विच, दैट, हुम, हुज, ये जहाँ भी मिल जाए वट, आपको पता लग जाता है एक नया क्लोज शुरू हो रहा है, एक नया सब्जेक्ट, एक नई वर्ब। अगर ऐसा है तो ये विच बन गया सब्जेक्ट नंबर 2 और वुड बाय बन गई इसकी वर्ब नंबर 2। हु, विच, दैट, हुम, हुज, वट, ये यही तो काम करते हैं, नया सब्जेक्ट और नई वर्ब को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे विच बन गया सब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब बन गई वुड बाय। ये सब्जेक्ट नंबर 1 था और ये इसकी वर्ब नंबर 1 थी। आगे बढ़ो, बाय क्या करना है, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो को भी छोड़ दो। कंजंक्शन होती है, को रिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं इनको, आपने बहुत बार इनको सीखा है ना। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ना केवल ये बल्कि ये भी। तो विच, बाय क्या करेगा, बाय करेगा टाइम को। बाय वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये टाइम नाम का ये वाला जो है नाउन। नॉट ओनली कंजंक्शन है, बट ऑल्सो के साथ मिल करके, ये भी आगे बताता हूँ कैसे काम कर रही है। फॉर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द अमेरिकन्स, ठीक है, सारे के सारे अमेरिकी लोग।
देखो ये जो नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है ना, ये सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स को, दो नाउन्स को, दो ऑब्जेक्ट्स को, दो सब्जेक्ट्स को ऐसा कुछ मिलाने का काम करती है, दो क्लोज को भी मिला सकती है। तो यहाँ पे ये दो काम करवा रहा है, कह रहा है ये जो है ना केवल बाय करेगा बल्कि ये सीख भी करेगा। ये जो पूरा का पूरा काम जो है ये ना केवल समय को बाय करेगा बल्कि ये कोशिश करेगा पाने की एक लास्टिंग सेटलमेंट को। समझ गए ना? तो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है इन दोनों कामों को साथ में जोड़ने की बात कर रहा है, बाय को और सीक नाम की वर्ब को। अब देखो ये सीक जो है ना ये भी वुड से बनी हुई वर्ब है, इसके पहले वुड लगा हुआ है, बस हमने उसको दूसरी बार लिखा नहीं है। ये सब्जेक्ट नंबर 2 की ये थी वर्ब नंबर 1 और ये वर्ब नंबर 2। वर्ड प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है सेटलमेंट नाम का ये नाउन, और सेटलमेंट है लास्टिंग मतलब टिकाऊ, है ना, लंबा चलने वाला टिकाऊ सेटलमेंट। एक बार सारा सेंटेंस मैं ब्रेक करके फिर से सामने रख रहा हूँ, अब एरर्स पढ़ोगे तो मज़ा आएगा आपको, खुद से आनी चाहिए अब आपको, है ना। ये सब्जेक्ट नंबर 1 यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, ये विच सब्जेक्ट नंबर 2, इसकी वर्ब है इज ट्राइंग, इसकी वर्ब है वुड बाय वर्ब नंबर 2.1, और ये है वुड सीक वर्ब नंबर 2.2। ठीक है ना, एक ही सब्जेक्ट की एक से ज़्यादा वर्ब्स भी हो सकती हैं। ट्राइंग का ऑब्जेक्ट है पुट टुगेदर नाम का ये पूरा फ्रेजल वर्ब से बनने वाला इन्फिनेटिव, है ना, इस वर्ब का ये एक नाउन इन्फिनेटिव है। इस इन्फिनेटिव ने ऑब्जेक्ट लिया है पीस प्रोसेस नाम के कंपाउंड नाउन को। ये पीस प्रोसेस बिल्कुल नया है, तो न्यू नाम के एडजेक्टिव ने इस कंपाउंड नाउन को मॉडिफाई किया। विद प्रेपोजिशन है, इसको भी ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट है एक्टर्स, एक्टर्स कैसे हैं, एक तो रीजनल है और दूसरे अदर हैं, है ना, अनदर है। तो ये दोनों ने इस एक्टर्स को मॉडिफाई किया, दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स ने। अच्छा, ये विच के बाद में बाय क्या करना है भाई, बाय करना टाइम को। टाइम बाय करने का मतलब है समय को पाना, थोड़ा सा, है ना, थोड़ी सी मोहलत मिलना आपको। तो ये मोहलत दिलवाएगा अमेरिका को, समय को बाय करेगा। बाय वर्ब का ऑब्जेक्ट है टाइम, बट का रिप्लाई कर रहा है। फोर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है अमेरिकन्स, फोर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सेटलमेंट, लास्टिंग का मतलब है टिकाऊ, सेटलमेंट को मॉडिफाई कर रहा है। और देखो ये ना केवल बाय करेगा बल्कि कोशिश करेगा, सीख करेगा सेटलमेंट को पाने की। नॉट ओनली बट ऑल्सो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इन्होंने इन दोनों वर्ब्स को मिलाने की कोशिश की है। अब आ जाओ इसमें सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं अपने एरर्स को। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सीख के बाद में फोर नहीं लगाना है। अब क्यों नहीं लगाना है, बड़ा अच्छा सा रूल है इसका अपने पास और बहुत ही सिंपल सा भी है। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ वर्ब्स अपने पास, मोस्टली ये 14 वर्ब्स अपने पास जो कि ट्रांजिटिव हैं, लेकिन इन वर्ब्स का एक एक सिनोनिम ऐसा है जो कि इनट्रांजिटिव है, प्रेपोजिशन को बाद में रखता है। जैसे डिमांड का मतलब होता है मांगना, रिक्वेस्ट का मतलब होता है मांगना, लेकिन इनका सिनोनिम जो आस्क है ना वो अपने बाद में फोर को लेता है, तो इनके बाद में फोर को नहीं लगाओगे इन दोनों वर्ब्स के बाद में। वैसे लाइक है, आंसर है, आंसर के बाद में जिस चीज़ का आंसर दे रहे हो टू लगा के ना बताएं, लेकिन रिप्लाई नाम की जो इनका सिनोनिम है वो अपने बाद में टू लेगा। आई रिप्लाइड टू योर क्वेश्चन एंड आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। अब आंसर के बाद में टू योर क्वेश्चन नहीं लिखना है। वैसे इन्हीं में से एक वर्ब थी हमारे पास सीख, इसका मतलब होता है ढूंढना है, पाने की कोशिश करना। लुक फॉर इसका सिनोनिम है, लेकिन ध्यान रखना फॉर तो इसके आगे लगा दोगे लेकिन सीख के आगे मत लगाया ना, सीख फॉर कभी भी नहीं होगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो सीख के बाद का फोर आपको निकाल देना है, या तो लिख दो लुक फॉर तब भी ठीक है, इस सीख को निकाल के लुक लिखे हो इसकी जगह पे, है ना, लेकिन अगर लुक नहीं लिखना है तो इस फोर को निकाल दो। तो ये थी एरर नंबर 1, सिंपल सी एरर है। अब आ जाओ एरर नंबर 2 पे। नॉट ओनली बट ऑल्सो की खासियत है, जिन दो चीज़ों को मिलाता है उन दोनों चीज़ों को अपने बाद में रखते हैं। नॉट ओनली के बाद में जिस तरह का आपको पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड मिले, बट ऑल्सो के बाद में भी उसी पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड मिलना चाहिए। यहाँ पे नॉट ओनली के बाद में मिल रहा है आपको टाइम नाम का नाउन, यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद में मिल रहा है आपको सीक नाम की वर्ब। अब ये मामला हो गया गलत, क्या करें भाई। देखो इस नॉट ओनली के पहले जो वर्ब रखी है ना, एक्चुअल में ये इसके बाद में आनी चाहिए। आप इस नॉट ओनली को उठाओ और लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना। विच वुड नॉट ओनली बाय टाइम फॉर द अमेरिकन्स बट ऑल्सो सीक अ लास्टिंग सेटलमेंट। समझ गए ना। तो नॉट ओनली के बाद में आ जाएगी बाय नाम की वर्ब और बट ऑल्सो के बाद में आ जाएगी सीक नाम की वर्ब। ऐसे ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा रूल देख लो, अनदर की जगह पे यहाँ पे आना चाहिए अदर या आना चाहिए द अदर। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ अलग से ले जा करके। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्लूरल नाउन्स के साथ में अदर लगाएं, सिंगुलर नाउन्स के साथ में अनदर लगाएं। अनदर और कुछ नहीं है, एन प्लस में अदर से मिलकर के बना हुआ है। समझ गए ना। सिंगुलर नाउन्स के साथ में अनदर, प्लूरल नाउन के साथ में अदर, और जो द अदर है ना, द अदर, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में आ जाता है, लेकिन वो स्पेसिफिक होने चाहिए, खास होने चाहिए, है ना। अब मैं बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। वन मैन्स फॉल्ट इज़ अनदर अदर या द अदर मैन्स लेसन। एक आदमी का जो फॉल्ट है, एक आदमी की जो कमी है, दूसरे आदमी का
सबक बन जाती है। अब देखो यहाँ पे मैन कितने हैं, एक है, MAN लिखा हुआ है। इस सिंगुलर मैन के लिए जो लगाओगे वो लगाओगे आप अनदर। सिंगुलर के लिए क्या लगाना है भाई, अनदर। मैन कितने हैं, कहाँ से आए, पहला मैन कौन था, दूसरा मैन कौन था, ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं। तो अनस्पेसिफिक केस में सिंगुलर के साथ में अनदर को और प्लूरल के साथ में अदर को, तो इस केस में ये दोनों गलत है, आप लगाएंगे अनदर। अगला देखो, वाइज मैन लर्न बाय अनदर, अदर या द अदर मैन्स मिस्टेक्स। जो वाइज मैन होते हैं, समझदार आदमी होते हैं, वो दूसरों की मिस्टेक से सीखते हैं। यहाँ पे MEN वाला मैन है, मतलब प्लूरल मैन है, और कितने मैन हैं, कहाँ से आए हैं, कौन से मैन है, स्पेसिफिक कुछ है नहीं। इस केस में लगाऊंगा मैं अदर मैन्स मिस्टेक्स, है ना। यहाँ पे अदर लगाओगे, ये दोनों गलत है। अब देखो तीसरा, शी शिफ्टेड अनईजली फ्रॉम वन फुट टू अनदर, अदर या द अदर। वो शिफ्ट कर गई अनईजली, एक फुट से दूसरे फुट पे, एक पाँव से दूसरे पाँव पे उसने शिफ्ट मारा, एक पाँव उसका दुखने लगा, है ना। भार को अपना जो है ना, अपना भार जो वजन है, एक पाँव से दूसरे पाँव पे डाला। अब मुझे बताओ पाँव कितने हैं, पाँव तो हैं 2, आपको ऑलरेडी पता है, इंसान के तो 2 ही पाँव होते हैं, शी लिखा हुआ तो इंसान ही है। अब आपके पास स्पेसिफिक नाउन आ चुका है, 2 इंसान है, एक इंसान है और 2 पाँव है। एक पाँव से दूसरा पाँव बचा है, उसके ऊपर अपने पाँव में वजन को डाला। अदर का तो कोई काम ही नहीं है, अदर प्लूरल के साथ आता है। अनदर और द अदर में से आप चूज़ करोगे द अदर को। याद रखना, द अदर इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सिंगुलर हो या प्लूरल, अगर वो स्पेसिफिक है तो आप अपने साथ में द अदर को ही लगाओगे उसके साथ, है ना। एक पाँव से दूसरे पाँव पे, खास पाँव है, 2 ही पाँव है, तो द अदर यहाँ पे लगाऊंगा। वैसे ही 10 ऑफ द एम्प्लॉइज आर स्टिल ऑन स्ट्राइक वाइल अदर नदर या द अदर एम्प्लॉइज हैव रिटर्न टू देयर ड्यूटीज़। 10 एम्प्लॉइज जो हैं अभी भी हड़ताल पे हैं, बल्कि जो बचे हुए दूसरे हैं वो एम्प्लॉइज जो हैं रिटर्न कर चुके हैं अपनी ड्यूटीज़ पे। जो आदमी इस बात को बोल रहा है ना, उसको मालूम है कितने एम्प्लॉइज़ हैं, उसको अच्छे से मालूम है एक एक एम्प्लॉई का नाम। समझ रहे हो मेरी बात को। मान लो फैक्ट्री में 100 एम्प्लॉइज़ हैं, 100 में से 90 तो अभी भी काम पे आ गए हैं वापस, 10 जो हैं अड़े हुए हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये आदमी क्या बताना चाह रहा है, 10 तो अड़े हुए हैं, बाकी जो बचे हुए खास एम्प्लॉइज़ हैं वो अभी तक अपनी ड्यूटी पे नहीं पहुंचे हैं। तो खास के लिए, स्पेसिफिक के लिए आप प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, यहाँ पे द अदर को यूज़ करोगे। इस केस में अनदर भी गलत है, ये भी गलत है, द अदर आपका आंसर है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये ऊपर वाला जो आप चार्ट देख लोगे टेबल से, आपको हमेशा याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बस इसमें यही एरर थी। इसमें आपको क्या करना था, रीजनल एक्टर्स आपको पता तो है नहीं कौन कौन से हैं, स्पेसिफिक नहीं है, प्लूरल है, तो अनदर नहीं, यहाँ पे लगाना चाहिए अदर रीजनल एक्टर्स। तो 3 एरर्स है इसमें भाई। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ फटाफट से। देख लो पहले सेंटेंस को, अपने दिमाग में ट्रांसलेट कर लो, फिर मैं इसको करवा देता हूँ आपको ब्रेक करके, है ना। कह रहा है बीइंग लाइट इन वेट, प्लास्टिक्स फ्लोट ऑन वाटर बॉडीज, क्लॉग एयरवेज ऑफ मरीन एनिमल्स एंड लीड टू नॉट ओनली एंडेंजर मरीन लाइफ बट ऑल्सो एक्सपोज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम टू टॉक्सिन केमिकल्स। कह रहा है बीइंग लाइट, लाइट होते हुए अपने वेट में, या लाइट होने की वजह से, हल्के होने की वजह से अपने वजन में, जो प्लास्टिक है ना वो फ्लोट करते हैं वाटर बॉडीज़ पे, पानी के जो भी कोई तालाब है, कुआं है, बावड़ी है ना, समंदर है, तो किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर प्लास्टिक जो है फ्लोट करते हैं। और यही प्लास्टिक जो है क्लॉग कर देते हैं, एकदम जाम कर देते हैं। क्लॉग का मतलब होता है जाम कर देना, है ना। एयरवेज को मरीन एनिमल्स के, जो उनके सांस लेने का रास्ता है समुद्री जानवरों का, मरीन एनिमल्स का, उसको क्लॉग भी कर देते हैं। और यही प्लास्टिक जो है वो लीड टू करते हैं, आगे ले जाते हैं, नॉट ओनली, ना केवल एंडेंजर करने की तरफ, खतरे में डालने की तरफ समुद्री जानवरों की ज़िंदगी को, मरीन लाइफ को, बट ऑल्सो साथ ही साथ एक्सपोज करने की तरफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को टॉक्सिन केमिकल्स के सामने। एक्सपोज का मतलब होता है कमज़ोर बनाना या किसी के सामने खुला कर देना, ठीक है। तो आपको अगर एक्सपोज कर दिया तो अब आप उस चीज़ के सामने बिल्कुल कमज़ोर है ना। आपसे छाता ले लूँ मैं बारिश में तो आप एक्सपोज हो जाओगे बारिश के सामने। तो ये भी एक्सपोज करते हैं हमारे पाचन तंत्र को बहुत ही टॉक्सिन केमिकल्स के सामने, जहरीले केमिकल्स के सामने। आ जाओ इसको ब्रेक करते हैं। बीइंग लाइट इन वेट, इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया वेट नाम का नाउन। अब ये बीइंग लाइट क्या है, वो आपके एनजी फॉर्म से शुरू होने वाला जो फ्रेज होता है वो कहलाता है पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज। बीइंग अ टीचर, how I know this concept. Being a soldier, he knows how to fight. Being light in weight, इसका मतलब यही होता है कि ऐसा होने की वजह से, लाइट होने की वजह से, हल्का होने की वजह से वजन के अंदर, अब देखो हुआ क्या, प्लास्टिक्स फ्लोट ऑन वाटर बॉडीज। तो ये पूरा का पूरा पार्टिसिपल फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन फ्रेज बोलते हैं इसको। और ये प्लास्टिक्स नाम का आपका सब्जेक्ट, समझ गए मेरी बात को। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वेट नाम का नाउन।
अच्छा, प्लास्टिक्स क्या करते हैं भाई, फ्लोट करते हैं। सब्जेक्ट की वर्ब है, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। अच्छा, सब्जेक्ट को वर्ब दे दिया आपने, आगे बढ़ो। ऑन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है वाटर बॉडीज नाम का कंपाउंड नाउन। इसमें वाटर भी एक नाउन है, बॉडीज भी एक नाउन है, दोनों मिलकर के कंपाउंड नाउन बना रहे हैं। वाटर बॉडीज का मतलब होता है कुआं, तालाब, झील, समंदर, है ना, वाटर बॉडीज। अब देखो ये जो वर्ब है ना, इसके अलावा इसकी सब्जेक्ट की और भी वर्ब्स हैं। मैंने इसीलिए आपको बोला सब्जेक्ट की कम से कम एक वर्ब जरूर होगी। तो इस सब्जेक्ट की पहली वर्ब तो है V1.1 फ्लोट, दूसरी वर्ब है इसकी कॉमा के बाद में V1.2 क्लॉक। समझ गए बात को। तो ये जाम भी करते हैं, क्लॉक भी करते हैं। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है एयरवेज। किसको क्लॉक करते हैं भाई, वट का रिप्लाई कर रहा है, एयरवेज इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एनिमल्स। एनिमल्स है मरीन, मतलब कि एडजेक्टिव है मरीन। एनिमल्स के बारे में बता रहा है, मरीन मतलब समुद्री, है ना, समुद्री। अब देखो एंड कंजंक्शन के बाद में इसी प्लास्टिक्स की वर्ब नंबर 3 है V.1.3 लीड्स। तो ये थी वर्ब नंबर 1 1.1, ये थी वर्ब नंबर 2 1.2 और ये 1.3। दोनों पहली वाली जुड़ी हुई थी कॉमा से, लास्ट वाली जुड़ती है एंड से। अब थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ से आपको दिख रहा है यहाँ पे 2, फिर दिख रहा है नॉट ओनली। नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो भी आया हुआ है। नॉट ओनली के बाद में एंडेंजर नाम का एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पड़ा है बेस फॉर्म, और बट ऑल्सो के बाद में एक्सपोज नाम का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पड़ा है बेस फॉर्म। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो आपको पता है एक ही पार्ट ऑफ स्पीच को मिलाते हैं। यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो मिला रहे हैं इस एंडेंजर इन्फिनेटिव को और इस एक्सपोज इन्फिनेटिव को, ठीक है ना। तो बिल्कुल ठीक है इनकी पोजीशन। और ये दोनों इन्फिनेटिव इस 2 से प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म से बन रहे हैं। दोनों का 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, दूसरी बार यहाँ पे 2 को नहीं लगाया। इतना समझ गए। अब देखो ये वर्ब नंबर 3 थी, इसके बाद में इन्फिनेटिव रखा है टू एंडेंजर। एंडेंजर करने का मतलब होता है खतरे में डालना, डेंजर में डालना। और किसको डाला भाई डेंजर में, मरीन लाइफ को। तो इस वर्ब के इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है लाइफ नाम का नाउन, और मरीन यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। बट ऑल्सो के बाद में दूसरा इन्फिनेटिव आया एक्सपोज करना, किसी को खतरे में डालना, किसी को कमज़ोर बनाना। और एक्सपोज किसको किया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। ये कंपाउंड नाउन है, इंसान का पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इस इन्फिनेटिव का दूसरा जो है ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पे किसके सामने एक्सपोज किया है, टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है टॉक्सिन केमिकल्स। यहाँ पे टू प्रेपोजिशन है, इन्फिनेटिव नहीं बनाएगी क्योंकि वर्ब रखी नहीं हुई आगे, है ना। टू का ऑब्जेक्ट है केमिकल्स, टॉक्सिन एक एडजेक्टिव है जहरीले केमिकल्स। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लाइट वेट होने की वजह से, ये पूरा पार्टिसिपल फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, लाइट वेट, बीइंग लाइट। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वेट। प्लास्टिक्स आपका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है नंबर 1 फ्लोट, इसकी वर्ब है नंबर 2 क्लॉग कॉमा से जुड़ी हुई, और इसकी वर्ब है नंबर 3 लास्ट वाली एंड से जुड़ी हुई। ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वाटर बॉडीज नाम का नाउन, क्लॉग किया है एयरवेज को, ये एयरवेज इस वर्ब नंबर 2 का ऑब्जेक्ट है। ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है एनिमल्स, मरीन मतलब समंदरी, ये मरीन एक एनिमल्स नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अब लीड के बाद में नॉट ओनली बट ऑल्सो आया, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो दो इन्फिनेटिव्स को मिला रहा है। पहला इन्फिनेटिव है एंडेंजर करना, दूसरा इन्फिनेटिव है एक्सपोज करना। एंडेंजर इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है लाइफ नाम का नाउन, एक्सपोज इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम नाम का नाउन। लाइफ मॉडिफाई हो रही है मरीन नाम के एडजेक्टिव से, जैसे ऊपर एनिमल हो रहा था मरीन से। और टू प्रेपोजिशन है यहाँ पे, इसका ऑब्जेक्ट है केमिकल्स, केमिकल मॉडिफाई हो रहा है टॉक्सिन नाम के नाउन से या एडजेक्टिव से। जो केमिकल जो हैं बड़े ही जहरीले हैं, टॉक्सिक हैं। अब आ जाओ सेंटेंस पे अपने जो है एरर्स को ढूंढेंगे एक एक करके। सबसे पहले एक सिंपल सी एरर है इसमें, अगर आप मेरे साथ 50 सारी ट्यूटोरियल्स भी देख चुके हो तो आपको इतनी एरर्स तो पकड़ने में आ गई होगी, है ना। लीड टू वाली क्या एरर है, एरर ऐसी, ये सारे के सारे वो फ्रेज हैं जो अपने बाद में क्या लेते हैं भाई, वर्ब के आईएनजी फॉर्म लेंगे, नाउन लेंगे या जीरेंड को लेंगे। व्हेन इट कम्स टू, एडमिट टू, क्रिटिकल टू, रिसोर्ट टू, लीड टू, गिवन टू, प्रायर टू, हॉस्टाइल टू, चैलेंज टू, रेस्ट्रिक्ट टू, बार बार ये एडिटोरियल्स में आते हैं। रोज़ रीडिंग आप मेरे साथ करते हो, ये सारे हमने इकट्ठे कर लिए एक जगह। इनके बाद में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म वर्ब की आ ही नहीं सकती। आप कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हार्डवर्क इज़ की टू गेट सक्सेस। जो हार्डवर्क है वो बड़ा की है, बड़ा महत्वपूर्ण है सक्सेस को पाने के लिए। की टू के बाद में गेट नहीं, आपको लिखना पड़ेगा गेटिंग। जीरेंड आएगी वर्ब के आईएनजी फॉर्म, या फिर इसके बाद में कोई नाउन आ जाए सीधे सीधे। तो लीड टू तो आप देख ही रहे हो इसमें, ये तो बड़ा मशहूर है लीड टू। अब क्या करें, यहाँ पे जो लीड टू आपने रखा हुआ ना भाई साहब, इस लीड टू के बाद में भी जीरेंड को डालना पड़ेगा। इस लीड टू, ये टू एक प्रेपोजिशन है, इन्फिनेटिव नहीं बना सकती। ये लीड टू करता है पहला तो खतरे में डालने की तरफ, एंडेंजरिंग द मरीन लाइफ। और दूसरा ये लीड टू करता है, देखो नॉट ओनली एंडेंजरिंग बट आल्सो एक्सपोजिंग।
समझ गए ना, सिंपल सी एरर है अपनी यहाँ पे। लीड टू के बाद में जीरेंड आना था, वर्ब की बेस फॉर्म लगा दी, इन्फिनेटिव बना दिया, इसको वर्ब के आईएनजी फॉर्म में चेंज करें और यहाँ भी एरर नंबर 1 के हिसाब से एक्सपोजिंग में चेंज करें। अब आ जाओ एरर नंबर 2, टॉक्सिन केमिकल्स। केमिकल एक नाउन है, टॉक्सिन एक एडजेक्टिव है, लेकिन डिक्शनरी में टाइप करो टॉक्सिन निकलेगा एक खुद भी नाउन। टॉक्सिन का मतलब होता है पॉइजन, टॉक्सिन का मतलब होता है जहर, है ना, वेनम। अगर ऐसा है तो टॉक्सिन नाउन की एडजेक्टिव फॉर्म होती है, उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इस केमिकल नाम के नाउन को मॉडिफाई करवाने के लिए। देखो 2 नाउन एक साथ में आते हैं, जैसे ह्यूमन आ गया, सिस्टम आ गया, वाटर आ गया, बॉडीज आ गया, लेकिन यहाँ पे नाउन्स को साथ में मिलाने का एक रीज़न है कंपाउंड नाउन बनाने के लिए। इन दोनों का कंबाइंड एग्जिस्टेंस है, लेकिन टॉक्सिन केमिकल्स को आप कंबाइंड एग्जिस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस नाउन को सीधे एडजेक्टिव बना दो ना, कंपाउंड नाउन क्यों बनाते हो, बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आप बोलो टॉक्सिक, एडजेक्टिव फॉर्म टॉक्सिक केमिकल्स, है ना। कंपाउंड नाउन बिना बात ना बनाए, अगर आपके पास एडजेक्टिव है पहले वाले नाउन का तो एडजेक्टिव फॉर्म में रख करके दूसरे वाले को मॉडिफाई करवाएं। अब आ जाओ एरर नंबर 3 पे, ये थोड़ी सी अच्छी एरर है, लेवल की है, अच्छे लेवल की। दिखा देता हूँ। बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म में कुछ और मीनिंग रखते हैं, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, ये इनके मीनिंग है सिंगुलर फॉर्म में, और प्लूरल फॉर्म में इनका मीनिंग बदल जाता है पीछे एस लगने की वजह से। प्रीमाइस का मतलब होता है आधार, प्रीमाइसिस का मतलब होता है बाउंड्री। वाटर का मतलब होता है पानी जो कि एक मटेरियल है, वाटर्स का मतलब होता है समुद्री सीमा। आयरन का मतलब होता है लोहा, आयरन्स का मतलब होता है जंजीरें। स्पेक्टेकल का मतलब होता है नज़ारा, स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मे। ब्लाइंड मतलब अंधा, ब्लाइंड्स का मतलब है पर्दे। वुड लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल। मैनर मतलब तरीका, मैनर्स मतलब तमीज़। समझ रहे हो ना, बहुत सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। प्लास्टिक भी एक मटेरियल है, आप कभी भी मटेरियल को कभी भी जो है आपके मटेरियल नाउन्स है उनको एस लगा के नहीं बताते हो, है ना। प्लास्टिक क्या गैस ना लगाएं, वाटर का गैस ना लगाएं, वुड का गैस ना लगाएं, और अगर लगा रहे हो तो फिर उसका मीनिंग कुछ और होगा। जैसे प्लास्टिक्स, ये प्लास्टिक्स होती है आर्ट ऑफ मेकिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक बनाने की कला को कहते हैं प्लास्टिक्स। समझ गए ना। तो प्लास्टिक मटेरियल की बात कर रहे थे हम, एस को हमने बिना बात लगाया। फटाफट से क्या करोगे, आप यहाँ जाओगे, इस एस को निकालोगे और सारी वर्ब्स के पीछे एस लगाओगे ताकि ये सेंटेंस सही हो। तो ये हो गई आपकी एरर नंबर 3। इस एस को निकाल दो और वर्ब्स को सही कर दो प्लास्टिक के हिसाब से। चलो लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे आज के। मुश्किल सेंटेंस इसलिए बना रहा हूँ, फिर आसान तो तुम सब जगह सीख लेते हो, मुश्किल वाला कहाँ सीखोगे, है ना। अब ये सेंटेंस वास्तव में बहुत मुश्किल है, ईजी नहीं है। पहले आप कोशिश करो, फिर मैं आपको करवा के दिखाता हूँ। ऑफरिंग अ न्यू वे ऑफ गवर्नेंस, शी प्रेजेंटेड एज एन एम्फेटिक को सिटीजन हु इज़ मदरली केयरिंग एंड हैज़ इट्स ओन ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, सोशली लिबरल, ऑल इंक्लूसिव एंड लाइवली डेमोक्रेटिक। पीओ लेवल का क्वेश्चन है ये। कह रहा है ऑफर करते हुए एक नए तरीके को प्रशासन करने के, गवर्नेंस के। तो प्रशासन के एक नए तरीके को सबके सामने रखते हुए उसने प्रेजेंट किया, उसने दिखाया, सबके सामने रखा, प्रेजेंट किया। और कैसे प्रेजेंट किया, एक एम्फेटिक को सिटीजन के तौर पे उसने अपने आप को प्रेजेंट किया, ऐसा समझ लो ना। अपने आप को दिखाया, सबके सामने रखा, एक ऐसा को सिटीजन, एक ऐसा नागरिक जो कि एम्फेटिक है, जो कि आपकी बात को समझता है, जो कि एम्फेटी को रखता है। एम्फेटिक का मतलब होता है जिसको आपकी चीज़ें समझ में आती हों, जो आपसे संवेदना भी रखता हो, सिंपैथी भी रखता हो और आपके लिए भलाई सोचता हो। तो कह रहा है उसने ऐसे एक ऑफर करते हुए प्रशासन को अपने आप को इस तरीके के तौर पे सबको दिखाया। और ये वो सिटीजन भी है जो माँ की तरह केयरिंग है, मदरली केयरिंग है, और उसकी खुद की एक ब्रांड है पॉलिटिक्स की, तरीका है पॉलिटिक्स करने का, जो कि बड़ा सोशली लिबरल है, जो कि सामाजिक तौर पे बड़े खुले विचारों का है, लिबरल है, सोशली, है ना, सामाजिक तौर पे, जो ऑल इंक्लूसिव है, सबको अपने दायरे में लेने वाला है, किसी जाति को या किसी धर्म को या किसी वर्ग को नहीं, सबको अपने दायरे में लेगा, और इंक्लूसिव, और जो कि लाइवली डेमोक्रेटिक है, जो इस तरीके से डेमोक्रेसी वाला है, जो लाइवली है, एकदम जिंदा दिल तौर पे, जिंदा दिल है ना, लाइव से बना है, लाइवली। रिपीट कर दूं सेंटेंस, ये सेंटेंस ट्रांसलेट करना ही मुश्किल है ना। कह रहा है ऑफर करते हुए एक नए तरीके को प्रशासन के, इस औरत ने अपने आप को दिखाया एक ऐसी को सिटीजन के तौर पे, एक ऐसी सह नागरिक के तौर पे, वो सह नागरिक जो एम्फेटिक है, जो आपकी बात को समझता है, आपके लिए संवेदना को भी रखता है, और वो जो कि मदरली तौर पे केयरिंग है, माँ की तरह आपका केयर करेगा, और इसकी खुद की जिसकी एक ब्रांड है पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स करने का एक तरीका है, यूँ समझ लो, और वो ब्रांड है इस तरह की, वो ब्रांड है सामाजिक तौर पे बड़े खुले विचारों की, सबको अपने दायरे में लेने वाली, और इस तरह से डेमोक्रेटिक, इतनी डेमोक्रेटिक जो जिंदा दिल तौर पे है ना, लाइवली है, जिंदा दिली से भरी हुई। आ जाओ सेंटेंस को ब्रेक करेंगे।
वर्ब के आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो रहा है, मतलब क्या है, मोस्ट प्रोबेबली ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है। एक काम को करते हुए दूसरा काम हुआ, जैसे पीछे आया था ना, बीइंग लाइट वेट लाइट इन वेट, हल्का वेट रखते हुए, है ना, वजन में कम होते हुए। वैसे ही ऑफर करते हुए एक नए वे को गवर्नेंस के, ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन को बता रहा है। इस काम को करते हुए इसने इस काम को किया, समझ गए। तो ये ऑफरिंग हो गया पार्टिसिपल। ऑफर किसको किया भाई, ऑफरिंग नाम के पार्टिसिपल ने अपना ऑब्जेक्ट लिया हुआ है वे नाम का नाउन। मैंने आपको बताया वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, मेन वर्ब में हो, लिंकिंग वर्ब में हो, लिंकिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब में हो, चाहे पार्टिसिपल फॉर्म में हो, चाहे जीरेंट फॉर्म में हो, चाहे इन्फिनिटिव फॉर्म में हो, वर्ब को जब इच्छा होती है अपना ऑब्जेक्ट लेने की वो ले सकती है, उसको कोई भी बंदिश नहीं है। तो इस वर्ब ने जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है पार्टिसिपल का, ऑब्जेक्ट लिया हुआ वे कॉमन नाउन है, न्यू एक एडजेक्टिव है, वे को मॉडिफाई कर रहा है। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है गवर्नेंस नाम का, प्रशासन नाम का नाउन। गवर्नेंस का मतलब होता है प्रशासन। अब देखो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे मिला आपको शी, सब्जेक्ट नंबर 1। शी की वर्ब होगी प्रेजेंटेड, वर्ब नंबर 2। और कैसे प्रेजेंट किया, एज लगा के बता रहा है, एक एम्फेटिक को सिटीजन के तौर पे। एज प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है को सिटीजन नाम का एक नाउन। एज को देख करके आप यहाँ पूछोगे सर एज तो प्रेपोजिशन कंजंक्शन होती है, आप प्रेपोजिशन क्यों बता रहे हो। याद रखना इंग्लिश में 80% वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे लैंग्वेज में जो कंजंक्शन भी होंगे, प्रेपोजिशन भी होंगे और एडवर्ब भी होंगे। जो नाउन भी होंगे, एडजेक्टिव भी होंगे और मतलब एडवर्ब फॉर्म में भी उनका वही होगा फॉर्म। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे ही हैं इंग्लिश में। तो एज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को ले रही है को सिटीजन, तो यहाँ पे एज प्रेपोजिशन है, ऐसे मुझे पता लगा। को सिटीजन एम्फेटिक है, एम्फेथेटिक का मतलब होता है जिसमें एम्फेथी हो, जो आपके लिए संवेदना रखता हो। एक एडजेक्टिव हो गया, को सिटीजन को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो हु, इस को सिटीजन को एंटीसीडेंट बना करके हु नाम का रिलेटिव प्रोनाउन आया है, समझ गए ना। अब ये हु से बताएंगे वो सिटीजन कैसा है। इस हु को आप मानेंगे सब्जेक्ट नंबर 2, रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर आते हैं, नए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। शी सब्जेक्ट नंबर 1, हु सब्जेक्ट नंबर 2। इज आपका सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब नंबर 2 है, और केयरिंग यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इज एम आर वॉज वर अगर अकेले वर्ब बन के आ जाए, मेन वर्ब बन के, तो अपने बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लेती हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, किसी किसी केस में एडवर्ब भी होता है ना। वैसे नाउन और एडजेक्टिव होगा मोस्टली। तो हु की जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो है केयरिंग नाम का एडजेक्टिव। इज आपकी वर्ब नंबर 2। अब देखो इसी के बाद एंड के बाद में हु की वर्ब नंबर 2 आई है। देखो हु की 2 वर्ब्स हैं, पहली है इज, दूसरी है हैज़। हु इज और हु हैज़, समझ गए मेरी बात को। तो ये तो वर्ब के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया, लेकिन इस वर्ब के बाद में इसका ऑब्जेक्ट आया ब्रांड। हैज़ अपनी लिंक वर्ब नहीं बनाता, इज एम आर वॉज वर बनाते हैं, है ना। तो हैज़ क्या है भाई, इसके पास एक ब्रांड है, ब्रांड ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया पॉलिटिक्स नाम की। अब ये ब्रांड कैसी है, ये तीनों एडजेक्टिव इस ब्रांड के बारे में बता रहे हैं। पहले तो ये लिबरल एक एडजेक्टिव है, सोशली नाम के एडवर्ब से मॉडिफाई हो रहा है। दूसरा है ऑल इंक्लूसिव, ये भी एक एडजेक्टिव है। और तीसरा एंड के बाद में लास्ट है डेमोक्रेटिक, ये एक एडजेक्टिव है, लाइवली नाम के एडवर्ब से मॉडिफाई हो रहा है। तो इस ब्रांड के तीनों प्रकार बता दिए हैं इसने इस तरीके से। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, फिर एरर को ढूंढना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन एडजेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव वे नाम का जो है नाउन। न्यू एक एडजेक्टिव है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है गवर्नेंस। शी सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट नंबर 1। वर्ब है इसकी प्रेजेंटेड, वर्ब नंबर 1। एज एक प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है को सिटीजन, सह नागरिक, है ना। और सिटीजन है एम्फेटिक, तो एम्फेथेटिक इसका जो है सिटीजन को मॉडिफाई कर रहा है। अब सब्जेक्ट नंबर 2 है हु, सिटीजन ऐसा जो कि इस टाइप का है। इस हु की 2 वर्ब्स हैं, वर्ब 2.1 है इज और वर्ब 2.2 है हैज़, ठीक है। इज के बाद में एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया केयरिंग, हैज़ के बाद में इसका ऑब्जेक्ट आया ब्रांड। यहाँ पे इसलिए एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया क्योंकि इज एम आर वॉज वर अपने बाद में एडजेक्टिव को ले सकती हैं, बाकी वर्ब्स कभी भी एडजेक्टिव को नहीं लेती, ऑब्जेक्ट को लेंगी। इट्स और ऑन दोनों एडजेक्टिव हैं, इस ब्रांड के बारे में बता रहे हैं। पॉलिटिक्स जो है इस ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और ये ब्रांड 3 टाइप की है। पहली तो ये पॉलिटिक्स टाइप का ब्रांड जो है इस टाइप की है, लिबरल है, ये लिबरल एडजेक्टिव इससे मॉडिफाई हो गया। दूसरी है ऑल इंक्लूसिव है, अकेला एक एडजेक्टिव आया। और तीसरा एंड से डेमोक्रेटिक है, लाइवली नाम के एडजेक्टिव से मॉडिफाई होगा, एडवर्ब से डेमोक्रेटिक नाम का एडजेक्टिव। अब आ जाओ एरर्स को ढूंढ लेते हैं। पहले तो सिंपल सी एरर है, देखो एक औरत की बात हो रही है, खुद को इसने दिखाया, प्रेजेंट किया इस तौर पे, और यही औरत जो है माँ की तरह केयर करने वाली है। और इसी औरत की खुद की भी एक ब्रांड है पॉलिटिक्स की। इट्स ऑन ब्रांड लगा के मैं इस औरत को
एक जो है नॉन ह्यूमन जो एंटिटी की तरह बता रहा हूँ। यहाँ पे इट्स की जगह पे मुझे हर ऑन ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स लगाना चाहिए। सभी प्रोनाउंस जो हैं एक दूसरे से हार्मनी में होने चाहिए, है ना। सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर हमने यहाँ पे वर्ब ली है हु की, तो इसी हिसाब से हमने हैज़ को भी सिंगुलर रखा है क्योंकि सिंगुलर लेडी है। लेकिन इस लेडी के लिए इट्स ना लगा के मैं हर लगाऊंगा, हर ऑन ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स। ये तो सिंपल सा है। अब दूसरा देखो, आपने सुना होगा नाउन के बाद में एलवाई लग जाए तो एडजेक्टिव बन जाता है, और एडजेक्टिव के बाद में एलवाई लग जाए तो एडवर्ब बन जाती है। अब इसी चक्कर में कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो में एडवर्ब लगते हैं, एक्चुअल में वो नाउन के साथ में एलवाई लगा के एडजेक्टिव बने हुए हैं, ना कि वो एडजेक्टिव के साथ में एलवाई लगा के एडवर्ब बने हुए हैं। अब ये सारे कौन कौन से हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो सब रिश्तेदारों को ले लो। फादर आपके पिताजी, उसके आगे आपने एलवाई लगाया। फादर एक नाउन है, एलवाई मतलब बन गया मतलब फादरली, फादर के जैसा। अब फादरली का एडजेक्टिव है, इसको एडवर्ब की तरह ना यूज़ करें, समझे मेरी बात को। फादरली को एडवर्ब बना करके यूज़ ना करें, ये एक एडजेक्टिव काम करेगा। फादरली है, मदरली है, ब्रदरली है, फ्रेंडली है, गॉडली है, मैनली है, वुमनली है, जेंटलमैनली है ना, ह्यूमनली है, एडरली है। अब इसी में आपको मिलेंगे मदरली। देखो मदरली मैंने आपको बताया ना, मदरली का मतलब माँ के जैसा। अगर आपको मदरली की एडवर्ब बनानी है तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, इन अ मदरली मैनर। इसको एडवर्बियल फ्रेज में चेंज करें, समझ गए ना। इस सेंटेंस के जरिए समझेंगे, ही ऑलवेज बिहेव्ड फ्रेंडली विद अस। वो हमेशा बिहेव करता था, हमेशा बर्ताव करता था दोस्ताना तरीके से हमारे साथ। ही सब्जेक्ट हो गया, ऑलवेज एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, बिहेव वर्ब होगी, वर्ब की विशेषता बताने वाला एडवर्ब हो गया फ्रेंडली, और विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया अस नाम का प्रोनाउन। अब मुझे बताओ, वर्ब की विशेषता बताने वाले को हम बोलते हैं एडवर्ब, पर फ्रेंडली है एक एडजेक्टिव। ये कैसे बना है, फ्रेंड नाम के नाउन के आगे एलवाई लगा करके। तो क्या करें भाई, इसको एडवर्ब फॉर्म में बदल दो। अब इसकी एडवर्ब फॉर्म कोई है ही नहीं। अब उसका इलाज क्या है, इसको एडवर्बियल फ्रेज में बदल दो, लिख दो इन अ फ्रेंडली मैनर। तो आप ऐसा बोलोगे, ही ऑलवेज बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर विद अस। यहाँ पे फ्रेंडली मैनर नाम के नाउन को मॉडिफाई करेगा और इन लगा करके पूरा का पूरा एक एडवर्बियल फ्रेज बन जाएगा। समझे मेरी बात को। अब वही फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है मदरली, और यहाँ लिखा हुआ लाइवली, और यहाँ लिखा हुआ सोशली। सोशल प्लस में एलवाई लगा है तो सोशल तो एक एडजेक्टिव होता है, सोसाइटी नाउन, सोशल एडजेक्टिव, और सोशली एक एडवर्ब। लेकिन मदर खुद ही एक नाउन है, एलवाई लगा के हमने एक एडजेक्टिव को बना दिया, दूसरे एडजेक्टिव को पहले एडजेक्टिव से मॉडिफाई कर दिया। और लाइवली बना लाइफ से, लाइफ मतलब जान, लाइवली मतलब जिंदा दिल, जिसमें जान हो। तो ये एक लाइफ से बना हुआ, एलवाई लगा के बना हुआ एक एडजेक्टिव है। इन दोनों को हमें इनके एडवर्ब फॉर्म में बदलना पड़ेगा, जैसे सोशली को हमने बदला हुआ है। तो अब देखो मदरली की कोई एडवर्ब फॉर्म है नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, इन अ मदरली मैनर, ठीक है ना। हु इज़ इन अ मदरली मैनर केयरिंग, या हु इज़ केयरिंग इन अ मदरली मैनर। और वैसे लाइवली को लिखूंगा, हु इज़ इन अ लाइवली मैनर। डेमोक्रेटिक कैसे है, इन अ लाइवली मैनर डेमोक्रेटिक है। तो ये आपकी एरर नंबर 3। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका, लास्ट एरर का। ये सारी वो वर्ब्स हैं जो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कहलाती हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के चैप्टर में इनको पढ़ाया मैंने आपको। ये वर्ब्स हमेशा अपना ऑब्जेक्ट जरूर लेंगी। जैसे एंजॉय वर्ब है, ये देख लो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 अभी भूल जाओ, ये तो और आगे की बात है, बेसिक्स में देख लेना जा करके। सिर्फ कैटेगरी 1 को देखो। ये वर्ब्स हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेंगी ही लेंगी। जैसे शी एंजॉयड इन द पिकनिक, उसने पार्टी में या पिकनिक में एंजॉय किया। और शी एंजॉयड माई कंपनी अ लॉट इन द पिकनिक, उसने एंजॉय किया मेरी कंपनी को बहुत ज़्यादा पिकनिक के दौरान। तो यहाँ पे तो एंजॉय वर्ब का ऑब्जेक्ट है माई कंपनी, लेकिन यहाँ पे एंजॉय वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए एंजॉय वर्ब के बाद में हमें लगाना पड़ता है हर सेल्फ। हर सेल्फ क्यों लगाया, शी के हिसाब से हर सेल्फ आ गया। अगर ही होता तो आ जाता हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। अगर दे होता तो यहाँ आ जाता देम सेल्व्स। अगर यू होता तो यहाँ आ जाता योर सेल्फ। अगर अकेले हो तो योर सेल्फ, अगर बहुत सारे लोग हो तो योर सेल्व्स। समझ गए ना। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन वर्ब्स को चाहिए होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हुआ हो। अब इसी में आपको मिलेगी प्रेजेंट और एब्सेंट भी, एब्सेंट भी और प्रेजेंट भी। अगर प्रेजेंट के बाद में ऑब्जेक्ट ना हो तो जो आदमी प्रेजेंट कर रहा है वो खुद को ही अपने आप को ऑब्जेक्ट बना के रख देगा। जैसे द मैन प्रेजेंटेड इन द कोर्ट, आदमी ने हाजिर किया कोर्ट में। अरे किसको हाजिर किया यार, प्रेजेंट वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस केस में मैन के हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन घुसा दो हिमसेल्फ। द मैन प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन द कोर्ट। बस इसी को आपको यहाँ अप्लाई करना था। इस औरत ने अपने आप को प्रेजेंट किया है
किसको किया है? अपने आप को प्रेजेंट किया है, क्योंकि प्रेजेंट वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो अपने आप के लिए शी के हिसाब से हम लगा दूंगा हर सेल्फ। ठीक है ना, शी प्रेजेंटेड हर सेल्फ एज एन एम्फेटिक को सिटीजन। तो 3 एरर्स होगी इसमें, थोड़ा सा एडवांस था ये क्वेश्चन। चलो फटाफट से आपको मैं आज का क्विज दिखा देता हूँ। ये आपका क्विज है आज का। इस सेंटेंस को पहले ट्रांसलेट करना है और फिर ब्रेक करना है, और ब्रेक करके बताना है कहाँ पे कौन कौन सी एरर्स आपको मिली। एरर्स को डालो कमेंट्स में, मैं भी वहाँ पे डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच कर लेना। फर्स्ट कमेंट में आपको मिलेगी पिंट। अच्छा, इसको ब्रेक करके नेक्स्ट वीक तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, आप कितना ब्रेक कर पाए ये परसेंटेज टर्म से मुझे बताना। आपने 90% ब्रेक किया या 10% ब्रेक किया, शर्म की कोई बात नहीं है। शर्म उसकी है जिसने ब्रेक करने की कोशिश नहीं की, उस ढीठ आदमी को शर्म आनी चाहिए, बाकी किसी को शर्म ना आए, है ना। पूरा सीखे हो, देख रहे हो तो कोशिश भी करो और बताओ। मुलाकात होगी कल की वीडियो में एडिटोरियल्स के साथ। अंटिल देन साइनिंग आउट।